हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक जो हमने रीमान इंटीग्रेबल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अभी हम एफ एक्स पे बात कर रहे थे क्योंकि हम इन जनरल वे में बात कर रहे थे। अब हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0, दिया हुआ है, जहाँ पे ए बोला है आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये जो एफ है वो बिलोंग कर रहा है आर क्लोज इंटरवल ए। इसका मतलब है कि जो एफ है वो कैसा है, आपका रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल का मतलब है कि आप यहाँ पे इस जो फंक्शन, ये जो एफ डिफाइन है कहाँ पे, क्लोज्ड ए बी के अंदर, सॉरी क्लोज 0 a के अंदर जो फंक्शन एफ डिफाइन है वो कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल। इसका मतलब है जो इसका अपर रीमान इंटीग्रल है इज इक्वल टू द लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू द लोअर रीमान इंटीग्रेबल होता है, इसका मतलब है फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो आपको यहाँ पहले पॉइंट पे ये दिखाना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब है आपको ये वाला कंडीशन होल्ड करके दिखानी है। ठीक है, ये बात समझ में। एंड देन इसके बाद आपको एक और चीज़ दिखानी है कि जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में 3। तो अगर यहाँ जो रीमान इंटीग्रेबल का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है मतलब अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो फंक्शन हमेशा वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। मतलब कहने का ये कि जो आपने अभी तक जो 12th स्टैंडर्ड में या जहाँ पे भी आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, इंटीग्रेशन से डील किया है, इसका मतलब है वो सभी फंक्शन कैसे थे, रीमान इंटीग्रेबल थे, इसलिए उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो रीमान इंटीग्रेबल तभी, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। तो हमने पहले दिखाया कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, एंड देन हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे दिखाएंगे कि उसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है इज इक्वल टू द ए क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है तो हमको यहाँ पे एक पार्टीशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टीशन को जिसका नाम है P, है ना। अब ये P जो पार्टीशन होगा वो किसका होगा, क्लोज 0 a का होगा। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी पार्टीशन कोई भी पॉइंट से आप ले सकते हैं। ठीक है, मगर n पार्टीशन लेना है तो हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, a अपॉन में n, 2a अपॉन में n एंड डॉट डॉट डॉट, यह आ जाएगा i-1 अपॉन में n इंटू में a, फिर कॉमा i a अपॉन में n कॉमा डॉट 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 n a अपॉन में n विच इज इक्वल टू में a। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से क्लोज 0 a का पार्टीशन ले लिया है। अब जो आपका फंक्शन है, ठीक है, पार्टीशन दिस ऑफ, आप यहाँ लिख सकते हैं क्लोज 0 a। ठीक है, इसका पार्टीशन हो गया ये, इनटू एन इक्वल पार्ट। एन इक्वल पार्ट में आपने 0 a को डिसेक्शन किया है, तोड़ा है, तो आपको ये पार्टीशन P मिल गया है। ठीक है, अब जो आपका f फंक्शन है, f इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इज द मोनोटोनिक फंक्शन। तो कभी भी कोई फंक्शन अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीज होता ही जा रहा है तो उस फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। या फिर अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और सिर्फ डिक्रीज होता जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, तो हम f इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, ग्राफ एक्चुअली में बना लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, उसका पैराबोला, है ना। तो आपको इस टाइप का पैराबोला मिल जाएगा।
अब सिंस आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ पे है, 0 से a पे, तो ये आपका 0 पॉइंट हो गया और a कोई फाइनाइट पॉइंट है विच इज़ पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लेट a ये ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 से b, तो इसका मतलब है सिर्फ आप अभी कौन सा वाला ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, क्वाड्रेंट 1 पे जो बन रहा है वो आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अपन को सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख के समझ पा रहे होंगे इस ग्राफ में, अगर यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, और किसी भी पॉइंट पे ये डिक्रीज नहीं हो रहा है इन द इंटरवल 0 से a के बीच में, ठीक है। इसका मतलब है जो फंक्शन आपको गिवन है ये मोनोटोनिक है। अब ये मोनोटोनिक हमने यहाँ क्यों डिस्कस किया, इससे हमको क्या हेल्प मिल रही है, इससे हमको ये हेल्प मिल रही है कि यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है इन द सब इंटरवल आप वो फाइंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है इन द इंटरवल वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सॉरी ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इन xi -1 से लेके xi इंटरवल पे, ठीक है ना। एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स हो जाएगा इन xi -1 से लेके xi क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पहले डिसेक्शन कर लेते हैं। लेट ये वाला पॉइंट क्या है आपका x1 है, ये x2 है, डॉट 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 ये वाला पॉइंट आएगा आपका xi -1, ये वाला आ जाएगा आपका xi एंड डॉट 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 ये वाला आपका आ जाएगा xn विच इज इक्वल टू में a, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये xi यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप एक्स आई -1 रखते हैं तो आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, जो फंक्शन की वैल्यू है दैट विल बिकम, हम यही लिख लेते हैं, दैट विल बिकम i -1 a स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ऐसे ही जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो इस वाले पॉइंट में, यहाँ आपको mi मिलेगा, यहाँ कैपिटल mi मिलेगा, तो ये जो कैपिटल mi है वो आपको क्या मिलेगा, i a स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x क्या था आपका, जो xi है दिस इज योर xi -1 दिस वन, ठीक है, एंड ये वाला जो वैल्यू है ये आपका xi वैल्यू, तो इसी को जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, i -1 का स्क्वायर और यहाँ पे i का स्क्वायर। क्लियर है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये xi को आपने बस यहाँ पे इस फंक्शन पे पुट कर दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसकी स्क्वायरिंग हो गई है जिससे आपको ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल mi एंड स्मॉल mi निकाल लिया आपने, और फॉर ऑल i के लिए जो 1 से लेके n तक है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं डेल xi के लिए, तो डेल xi का क्या मतलब है आपका, यहाँ पे xi माइनस में xi -1 मतलब डिस्टेंस ऑफ द सब इंटरवल, जब भी आप यहाँ पे करेंगे तो आप देख पाएंगे i a अपॉन में n माइनस में i -1 a अपॉन में n, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a अपॉन में n, तो ये आपकी डेल xi की वैल्यू हो जाती है a अपॉन में n। तो ये दो चीज हमको पता चल गई कि डेल xi की क्या वैल्यू है, कि स्मॉल mi की एंड कैपिटल mi की क्या वैल्यू है, ये आपने पता कर लिया। अब देयरफॉर आप क्या निकालेंगे, LPF की वैल्यू आपको पता है, दिस इज द समेशन mi डेल xi फ्रॉम i 1 से लेके n। अभी mi की वैल्यू हमने फाइंड की है i1 से लेके n, mi की वैल्यू फाइंड की है i -1 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो डेल xi है वो डेल xi ही रखिए आप, ठीक है ना। या फिर आप डेल xi को लिख सकते हैं यहाँ पे a अपॉन में n, डेल xi की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है ना, तो वो लिख लेते हैं a अपॉन में n,
ए अपॉन में एन। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब जो समेशन है उसको आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आई को पहले 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए क्यूब अपॉन में एन क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस आई को 2 रखिए तो आपको 1 मिलेगा, ए क्यूब अपॉन में एन क्यूब। ऐसे ही आई को आप यहाँ पे क्या रखिए, 3 रखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 ए क्यूब अपॉन में, सॉरी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, अपॉन में एन क्यूब। ऐसे यहाँ पे आपको आई को जब 4 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर ए क्यूब अपॉन में एन क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एन माइनस 1 का स्क्वायर, जब आप n रखेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस 1 का स्क्वायर ए क्यूब एन क्यूब, यहीं पे आके ये रुक जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए क्यूब एन क्यूब कॉमन मिल रहा है पूरी टर्म्स में, तो आप वो निकाल लीजिए। तो आपका होगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर एंड चलता जाएगा कहाँ तक, n माइनस 1 तक का होल स्क्वायर के तक। अब आपको यहाँ पे जो आपने 9th 10th में एपी एंड जीपी पढ़ी होगी, वहाँ से आपको क्या करना है, इसके समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और बाकी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हो जाता है। यहाँ पे समेशन ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, n माइनस 1 n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 प्लस में 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये समेशन कहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ रफ में, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। समेशन n का स्क्वायर, तो समेशन n के स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा है, n माइनस 1 रखा है। समेशन n का स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है अपॉन में 6। तो ये फॉर्मूला हमने रखा है यहाँ n की जगह पे n माइनस 1 रखा है, क्योंकि n माइनस 1 तक हमारा मूव कर रहा है, तो इस कारण से ये चीज़ें ऐसा आ रही है। ठीक है, एंड देन इसको आप थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लीजिए। देन आपको यहाँ मतलब ये जो n है ये नीचे वाले n से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 6 n माइनस में 1, एंड यहाँ इसको अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस में 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, LPF का वैल्यू बन जाएगा। क्लियर, तो ये आप LPF आ गई। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करेंगे, UPF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो UPF क्या होता है, UPF इज इक्वल टू समेशन I1 से लेके n कैपिटल MI डेल XI होता है। अब कैपिटल MI की क्या वैल्यू आपने अभी फाइंड की हुई है, यहाँ पे सॉरी क्या था आपका आई स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू में ए अपॉन में एन विच इज द वैल्यू ऑफ डेल एक्स आई। ठीक है, अब इसी को आप ओपन करके लिखेंगे, I1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर ए क्यूब बाई एन क्यूब, प्लस में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ए क्यूब बाई एन क्यूब एंड सो ऑन रखते जाएंगे। जब n रखेंगे आप तो n का स्क्वायर ए क्यूब बाई एन क्यूब मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो ए क्यूब बाई एन क्यूब है वो कॉमन निकल जा रहा है, तो आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 एन का स्क्वायर। अब समेशन ऑफ एन स्क्वायर का डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए जो अभी हमने पहले देखा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा एन प्लस में 1, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 2n प्लस में 1 है अपॉन में 6। ठीक है, इसको यहाँ पे भी n कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब बाई एन स्क्वायर 6n प्लस में 1 2n प्लस में 1। तो ये आपका UPF का वैल्यू हो जाएगा। तो ये भी आप एक सेव करके रख लीजिए, आगे अभी काम आएगा। ठीक है, एक बार मैं LPF की वैल्यू चेक कर लेती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है मैंने n नहीं लिखा है। हाँ, मैंने यहाँ पे नीचे पे n स्क्वायर नहीं लिखा है तो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये आ गया आपका LPF एंड UPF का वैल्यू। अब LPF एंड UPF की वैल्यू के बाद आपको क्या निकालना है, अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल। तो हम यहाँ लोअर रिमान इंटीग्रल कैसे डिनोट करते हैं, 0 और 0 के बगल में ये लाइन आ जाएगी बार, विच शोज इट इज द लोअर रिमान इंटीग्रल। एंड यहाँ f की जगह पे फंक्शन हमको ऑलरेडी गिवन है x², तो हमने यहाँ x² की वैल्यू पुट कर दी है, एंड dx दिस इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे जो LPF का सुप्रीमम है कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे रिफाइनमेंट को इंक्रीज करेंगे, एंड इतना रिफाइनमेंट इंक्रीज कर देंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द इंटरवल है, जो डेल एक्स आई है, उनका जो डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स द 0। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस के लिए सुप्रीमम हमको तब मिल रहा है जब लिमिट ऑफ मॉड या नॉर्म p टेंड्स टुवर्ड्स द 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, ये तब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ LP आपको पता है जो रिफाइनमेंट का LPF होता है इज ग्रेटर। ठीक है ना। तो हम रिफाइनमेंट को इंक्रीज करते जाएंगे एंड इतना इंक्रीज कर देंगे कि जो x1 x2 x3 x4 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कैसे हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे टेंडिंग टुवर्ड्स द 0 होने लगेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे केस है। अब ये जो पार्टीशन है ये टेंडिंग टुवर्ड 0 कब होगा, जब पार्टीशन के बीच में जो x1 x2 x3 है इनका डिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रफ में आपको समझाऊं तो जो x1 है वो क्या है आपका a/n है, x2 है वो क्या है 2a/n है, x3 क्या है आपका 3a/n। ठीक है, तो ये जो x1 x2 x3 है इनके बीच का डिस्टेंस कम कैसे होगा, जब ये खुद भी कैसे होंगे, टेंडिंग टुवर्ड 0 जाने लगेंगे। जैसे जैसे ये छोटे हो जाएंगे इनका डिस्टेंस भी छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर पार्टीशन, जो हमने पार्टीशन लिया उसके अकॉर्डिंग नॉर्म P0 तब हो रहा है जब n टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ले लिया है ना। ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए हो रहा है, तो यहाँ अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने ले लिया एंड LPF की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। तो आया था आपका n-1 2n-1 अपॉन में 6n² और इंटू में a³। ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब जब आप यहाँ है n को टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में भी n है तो वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, नीचे वाले में भी n है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो इस ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए आप क्या कर लीजिए, n बोथ साइड में, न्यूमरेटर में भी n कॉमन निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, वो n² है तो n² ही कर दीजिए। तो ऊपर में जब आप n² कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1 माइनस में 1 अपॉन में n एंड यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस में 1 अपॉन में n। इस तरीके से मिल जाएगा n अपॉन में 6n², जिससे ये n² कैंसिल हो जाएंगे। अब इस पे आप लिमिट लगा लीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी की। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो लिमिट होती है 1 अपॉन n की वो क्या होती है, 0 होती है। तो इस कारण से 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 इंटू में 2 a³ अपॉन में 6, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा a³/3। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया, a³/3 मिल गया है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या मिल गया, आपको लोअर रिमान इंटीग्रल मिल गया। अब आप अपर रिमान इंटीग्रल को भी सिमिलरली इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो वो कैसे डिनोट करते हैं आप, 0 से a और a के बगल में बार आएगा, यहाँ x की जगह में x² आएगा क्योंकि आपको गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू द इन्फिमम ऑफ अपर रिमान सम।
ठीक है। अब वही सेम चीजें अपर रिमान सम इन्फिमम कैसे होता है, जितना हम पार्टीशन बढ़ाते जाते हैं उतना ही अपर रिमान सम छोटा होता जाता है। ऐसा हमने एक थ्योरम में किया था जिसमें हमने रिफाइनमेंट समझा था, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो रिफाइनमेंट होता है उसका अपर रिमान सम कैसा होता है, छोटा होता है। तो जैसे जैसे हम रिफाइनमेंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमको यूपीएफ छोटा मिलता जाएगा। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर केस के लिए आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ पी नॉर्म टेंड्स टुवर्ड 0, तब आपको जो यूपीएफ है उसका इन्फिमम मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो x1 है x2 है डॉट 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 जो xn है वो क्या है a/n है, 2a/n है एंड n/n है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड 0 होना चाहिए। कब होगा, जब ये जो x1 x2 x3 है ये भी कहाँ जाएंगे, टेंडिंग टुवर्ड 0 जाएंगे, ठीक है। तो कब जाएंगे टेंडिंग टुवर्ड 0, व्हेन n टेंड्स टू द इंफिनिटी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम केसेस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। तो अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी की, एंड यूपीएफ की जो वैल्यू आई थी आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या आई थी n+1 2n प्लस में 1, ठीक है, अपॉन में 6n² a³ आई थी। अगेन यहाँ पे जब आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इस कारण से आप क्या कर लीजिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें n को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ n² कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस में 1 अपॉन में n यहाँ पे आपको मिलेगा 2 प्लस में 1 अपॉन में n यहाँ आ जाएगा a³ अपॉन में 6n², ये पूरे में होल में है, ठीक है, जिससे n² कैंसिल हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लगाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्या होता है, 0 होता है। तो ये जब ऐसे ही आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में a³ अपॉन में 6 विच गिव यू a³/3। तो ये आपका क्या हो गया, अपर रिमान इंटीग्रल हो गया। एंड आपने देखा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो लोअर रिमान इंटीग्रल था इज इक्वल टू द अपर रिमान इंटीग्रल। तो इसका मतलब है और एंड बोथ आर इक्वल टू a³/3। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन इज इक्वल टू में x² था वो क्या था, रिमान इंटीग्रेबल था क्लोज इंटरवल 0 से a पे, जहाँ a पॉजिटिव है। एंड इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही थी दोनों के लिए क्या आ रही थी, a³/3। इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपने फाइंड करके दिखा दी, जो कि क्या थी, a³/3। तो ये जो आपको पहले से ही एक फॉर्मूले दिए हुए हैं ना कि इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा, a³ का ये होगा वो होगा, ये जो फॉर्मूले आपको 9th में बताए गए थे, 9th नहीं 11th-12th में बताए गए थे इंटीग्रेशन के, वो सारे फॉर्मूले आपके कहाँ से आते हैं, यही रिमान इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से जनरेट होके आपको प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है। तो ये उसी की थ्योरी है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन को डिफाइन कर दिया है एंड उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकाली है। तो आप ऐसे ही सिमिलर और भी क्वेश्चन हैं उनको भी कर सकते हैं। मेन यहाँ पे आ जाता है कि हम पार्टीशन क्या चूज करेंगे, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। एंड ये भी समझना कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि उससे हमको क्या हेल्प मिल रही है कि हम ये जो mi है, जो स्मॉल mi है और जो कैपिटल mi है, ये जज कर पा रहे हैं। अगर ये फंक्शन कैसा होता है, कुछ वेवी टाइप का होता है, तो हमको इसकी जो वैल्यूज़ थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमको पता है अगर फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा एंड जो उसका जो फाइनल पॉइंट होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पे स्मॉल mi एंड कैपिटल mi को डिसाइड कर लिया था, क्योंकि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।